नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर 18 फरवरी से जो विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र, वो जारी है और आज इसका 8वां दिन है। कार्रवाई के बारे में आपको अपडेट करेंगे कि आखिरकार आज क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। इधर राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा सत्र कल से शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन इसलिए खास है क्योंकि आज सरकार की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट्स भी पेश की जा सकती हैं, जिसका खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तुरंत बनने के बाद ही जिसका सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपनी बयान दिया था, अपनी बात कही थी कि भाई सीएजी रिपोर्ट बहुत जल्द पेश होने वाली है। तो बिल्कुल इसी बीच अब पंजाब सरकार की बात करेंगे, जहां पर नशे के खिलाफ पंजाब सरकार सक्रिय नजर आ रही है और ये बड़ा अभियान जो है वो यहाँ पर छिड़ा गया है। जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा और वहाँ पर जो भी सुविधाएं उन बच्चों को दी जा रही हैं, उन युवाओं को दी जा रही हैं, उनका भी जायजा लिया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द उत्तरकाशी का दौरा कर सकते हैं और अभी फिलहाल पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। बिहार के दौरे पर पहुंचे, गुजरात के दौरे पर, मध्य प्रदेश के दौरे पर गए, उसके बाद असम के दौरे पर हैं और बहुत जल्द उत्तरकाशी का दौरा भी पीएम मोदी द्वारा किया जा सकता है। तो बिल्कुल अब बात होगी महाकुंभ को लेकर, क्योंकि हमारा चैनल लगातार महाकुंभ की महाकवरेज कर रहा है और आज से नो व्हीकल जोन पूरा मेला क्षेत्र जो है वो हो चुका है और कई करोड़ लोग आने वाले कल यानी कि महाशिवरात्रि आखिरी महास्नान के चलते वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ डाइवर्जन्स लगाए गए हैं और ट्रैफिक को लेकर कोई अव्यवस्था ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र की, क्योंकि लगातार जारी है और 18 फरवरी को शुरुआत हुई थी। आज इसका 8वां दिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, लेकिन आने वाले कल यानी कि 26 और 27 फरवरी को 2 दिन के लिए ये कार्रवाई स्थगित रहेगी। बिल्कुल, कल राज्यपाल की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा गया था और आज 8वां दिन उत्तर प्रदेश बजट सत्र का चल रहा है। इस बजट सत्र में जमकर एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष गरजते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर बजट सत्र जो है उससे पूरे साल की दशा दिशा तय होती है, लेकिन कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इसका उलट नजर आता है और विधानसभा सत्र हो या फिर लोकसभा का सत्र हो, तमाम जगहों पर अब सिर्फ और सिर्फ विरोध और गतिरोध निकलकर सामने आ रहा है। कुछ मुद्दे पकड़कर सरकार के सामने उन्हें पेश किया जाता है विपक्ष की तरफ से और वो हंगामे में तब्दील हो जाता है। संसद में भी कई बार हमने देखा, विधानसभाओं में भी देख रहे हैं और जिसका परिणाम बिल्कुल जीरो निकल कर आता है। कोई फ्रूटफुल वहां पर जो चर्चा है वो नहीं होती, जिसका फायदा होना चाहिए था या जिस उद्देश्य से इस विधानसभा को बनाया जाता है, इसका डिजाइन किया जाता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी इनके अंदर जो है वो कार्यवाही होती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज इसका 8वां दिन है और कुछ 5 दिनों के लिए ये कार्यवाही स्थगित रहने वाली है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को भी ये कार्यवाही स्थगित हो सकती है। वीकेंड के चलते 2 हफ्तों के लिए जो है वो यहाँ पर कार्यवाही के 2 हफ्तों के 2 वीकेंड्स के लिए कार्यवाही स्थगित रहेगी, लेकिन आने वाले कल यानी कि महाशिवरात्रि का दिन अवकाश का होता है और इसके दौरान भी ये कार्यवाही नहीं चलेगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जब पहला दिन था तभी से हंगामेदार सत्र ये देखने को मिला और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 20 फरवरी को पेश किया गया और 18 लाख करोड़ रुपए का ये बजट सामने आया, जिसमें कि महिलाएं, युवा, किसान और जितने भी वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कई बड़ी योजनाएं लाई गई, कई बड़े बजट जो है वो पेश किए गए। लेकिन अब 2025-26 बजट पर उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा होगी। जो विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल, उनके द्वारा लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। इसी पर रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। रजा, आज भी विधानसभा सत्र चल रहा है, 8वां दिन है और किस तरह की कार्यवाही शुरू हुई है और क्या माहौल विधानसभा के अंदर नजर आ रहा है? रजा, आप सुन पा रहे हैं क्या? आपकी स्वास्थ्य मंत्री कल डिप्टी सीएम ने एक कटाक्ष कर दिया था नेताजी मुलायम सिंह के ऊपर, जिसकी वजह समाजवादी पार्टी के विधायक जेल में आ गए और सदन को स्थगित करना पड़ा। फिर पुनर् जो है उसके बाद जो है सदन का
संचालन शुरू हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी भाषण गवर्नर साहिबा ने दिया था विधानसभा में, उस पर बोला। उसके बाद नेता सदन यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है बाकायदा परिचर्चा पे डिस्कशन किया। आज जो है परिवहन के ऊपर सवालात उठेंगे और गन्ना मूल्य के ऊपर फिर से यहाँ पे सवालात समाजवादी पार्टी के विधायक आज पूछेंगे। क्या मुद्दे हैं विपक्ष के पास, क्योंकि महाकुंभ का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था जिसको लगातार विपक्ष जो है वो घेर रहा था, और भी कई सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आज का दिन फिर से इसी चर्चा के बीच रहेगा, इसी गर्माहट के बीच रहेगा? देखिए, महाकुंभ पे 2 दिन चर्चा हो चुकी है। अगर कोई शेष विधायक के कोई सवालात होंगे तो वो पुटअप करेंगे अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना। मगर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग, गन्ना और आज परिवहन मंत्रालय को लेकर सवालात जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक पूछेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग को लेकर अपने सवालात को रख रहे हैं पटल पे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री निरंतर जो है यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति मौजूद रहती है विधानसभा में। बिल्कुल, जिस उद्देश्य के साथ या जिस लक्ष्य के साथ विपक्ष उतरा था उसका बखूबी जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी, कल तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, उनके संबोधन के बाद जो है सदन आज तक के लिए स्थगित हो गई थी, और योगी आदित्यनाथ ने मुसलसल कुंभ को लेकर उन्होंने जो चीजें कही कि जिस तरह के जिसका जो विचार होता है उस तरह के कुंभ के बारे में लोग सोचते हैं, उसको एक ब्रीफ सारांश में उन्होंने पेश किया। मगर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति अभी कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद कई उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ वो निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा जानकारी के लिए। आज फिर 8वां दिन है, कई विषयों पर चर्चा हो सकती है, सवाल जो है विपक्ष की तरफ से पूछे जा सकते हैं, और अब जरा आपको सुनाएंगे योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से विपक्ष का जवाब दिया है। जब महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, किस तरह से जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था, और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा, और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं, और 27 में फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं, और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दृष्टि थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई समय उत्तम नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे अब बात दिल्ली विधानसभा सत्र की होगी, जहां पर आज दूसरा दिन है, और आज दूसरे दिन भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आज पेश होने की पूरी संभावना है। दिल्ली विधानसभा का यह सत्र जो सरकार बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हो रहा है। नई नवेली सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो 27 सालों के बाद आई है, और नया नवेला विपक्ष भी कहा जा सकता है, जिसे पहली बार ये विपक्ष में रहने का सुनहरा अवसर आम आदमी पार्टी को मिला है, और उस अवसर को आम आदमी पार्टी कैसे निभाएंगी
ये देखना होगा। लेकिन क्या उससे पहले सरकार का टारगेट, सरकार का लक्ष्य जो है वो तय है कि सीएजी रिपोर्ट के आने से या उससे सामने लाने से कई तरह के जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो सामने आएंगे और उससे जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ सकती है। शिफन, बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र में आज कैग की रिपोर्ट्स पेश हो सकती हैं और 14 ही अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जिनको लेकर विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा काटा जा सकता है। लेकिन ये वही कैग रिपोर्ट्स हैं जिनको लेकर कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी कई तरीके के आरोप लगाए गए थे और आज ये दूसरा दिन काफी अहम रह सकता है। केवल कुछ ही दिन की ये सत्र जो है यहाँ पर चलेगा और सदन में आम आदमी पार्टी के जो विधायक उनका लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। 5 विधायकों पर यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि 5 विधायक लगातार हंगामा काट रहे हैं। 22 विधायक पूरे आम आदमी पार्टी के इस बार विधानसभा में हैं, 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये विधायक आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं और ये डबल गेम सामने आ रही है, यानी कि 48 और 22 का ये आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन ये 22 विधायक लगातार इन 48 विधायकों को चुप करवाने की शिफन, एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, एक स्पीकर ने एक्शन लेते हुए 8 से 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। ये विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त लाइव चल रही है, आप देख रहे होंगे, आपके सामने तस्वीरें हैं, जो वहां के एलजी हैं वो अपना अभिभाषण दे रहे हैं। लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 8 से आपके 10 विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी आज की दिनचर्या में, आज के दिन की कार्यवाही में ये 10 विधायक बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते, ये भाग नहीं ले सकते और फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया है आज दिन के लिए। और क्योंकि जैसे ही विधानसभा का सत्र आज दिन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया, हंगामा करना शुरू कर दिया। इस बीच आपके कई विधायक सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित किया है और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का हंगामा और एलजी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा हो रहा है। मार्शल को बुलाना पड़ा और मार्शल को बुलाकर आम आदमी पार्टी के इन 10 विधायकों को विधानसभा क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया। तो इन 10 विधायकों पर कार्यवाही को तुरंत अंजाम दिया गया और इन 10 विधायकों को आज पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि मार्शल को यहाँ पर बुलाना पड़ा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उग्र प्रदर्शन, कितना ज्यादा हंगामा इन आम आदमी पार्टी के विधायकों पर हो रहा है। लेकिन जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और इन 10 आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल की मदद से विधानसभा का जो परिसर है, जो यहाँ पर पूरी प्रीमिसेस है, उससे बाहर फेंका गया और आज पूरे दिन के लिए इन 10 विधायकों को फिलहाल के लिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आतिशी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी दल की नेता आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, फिलहाल उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि विधानसभा सत्र में जो इस वक्त सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चेहरा था, यानी आतिशी, जिन्हें विपक्षी दल की तरफ से नेता बनाया गया था, पूर्व सीएम भी रह चुकी थी और सरकार चलाने का या फिर सरकार में बैठने का एक एक्सपीरियंस उनके पास था, लेकिन फिलहाल उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है एक दिन के लिए। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या मात्र 10 से 12 ही रह गई है विधानसभा के अंदर और उनका शोरगुल कम होगा, संख्या कम होगी, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई में सरकार ज्यादा तौर पर मजबूत दिखाई देगी। तो फिलहाल पूरे दिन के लिए आतिशी को सस्पेंड कर दिया है, विधानसभा से आतिशी को बाहर कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री को पूरे दिन के लिए वो फिलहाल आज बाहर रहेंगी और इस पूरे दिन की कार्यवाही में आतिशी का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी। 14 रिपोर्ट जो पेंडिंग थी पिछली सरकार की, उन्हें पेश करना था, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा सत्र की इस दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अपना हंगामा शुरू कर दिया और हंगामे के बाद ही उन्हें सस्पेंड कर दिया है। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने हंगामा काटा और स्पीकर ने कई आम आदमी पार्टी के विधायकों पर कार्रवाई की है। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों पर तुरंत एक्शन लेते हुए नेता प्रतिपक्ष आतिशी को भी निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा चेहरा इस समय आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से उन्हें हार मिली है, करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कि वो विधानसभा के अंदर नहीं बैठे हैं।
इस असेंबली में शामिल नहीं हुए हैं। उसके चलते आतिशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का थी और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थी। लेकिन इसके चलते दिल्ली विधानसभा में जो लाइव कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस समय विधानसभा में, जो कि आतिशी हैं, उनके साथ साथ 12 और विधायक जो हैं, जिन्हें की तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए अभी फिलहाल सस्पेंड। अभी ये कार्रवाई हो रही है। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट, किनके साथ आए हैं? यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, जल्दी मार्शल्स, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए, चलो चलिए, बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर्स, इमीडिएट। मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को
पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल ने छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि perpetuation of poverty and maintenance of status quo cannot be a matter of state policy। इसके मद्देनजर मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग, निम्न मध्यम, मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी। साथ ही पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। आउट करें। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी। सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुग्गी वहां मकान, पीएम उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम सूर्य घर योजना के अलावा दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता हमारे 8 संकल्पों में निहित है, जिसके बारे में मैं इस सदन को संक्षेप रूप में बता रहा हूं।
मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तथा होली एवं दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि विधायक का संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है और इस सदन का प्रथम दायित्व यह है कि यहाँ सरकार तथा जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा, विचार विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हो। पिछले 10 वर्षों में इस सदन से यह परिपाटी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और विचार विमर्श और चर्चा की जगह अमर्यादित असंसदीय आचरण ने ले ली थी। अनेक अवसर पर इस सदन का दुरुपयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सदन में संसदीय मर्यादाओं का समुचित पालन हो और विपक्ष सहित यह सदन दिल्ली के लोगों के हित में चर्चा तथा विचार विमर्श करे। इस भव्य इमारत के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार यह प्रयास करेगी कि इसका गौरवशाली इतिहास पूर्ण रूप से उजागर हो और जिस प्रकार दिल्ली स्थित संसद भवन देश विदेश से आए पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, उसी प्रकार दिल्ली विधानसभा भी आकर्षण का केंद्र बने। मेरी सरकार दिल्ली के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का सहयोग चाहती है ताकि दिल्ली वासियों का जीवन समृद्ध हो, उत्पादकता बढ़े, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो और रोजगार एवं अर्थव्यवस्था का नवसृजन हो। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में जो शपथ ली है उसे याद रखें और निश्चित करें कि जो विश्वास जनसाधारण ने उन पर व्यक्त किया है उसे निस्वार्थ सेवा के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाकर चुकाएं और विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प में अपनी भूमिका निभाएं। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके सार्थक विचार विमर्श में सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद।
बस इतना सा चलाया इन्होंने। सभी विधायक फिलहाल इस वक्त बाहर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर विधायक बाहर नजर आ रहे हैं। अंदर अभिभाषण हो रहा था और बाहर इस वक्त जबरदस्त हंगामा कर लिया है और दिल्ली विधानसभा में आज शुरुआत होने के बाद ही तगड़ा घमासान देखने को मिला है। अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। तो आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र अलग अलग राज्यों में चल रहा है और सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से। मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। असाधारण विद्वान और उतने ही सरल सहज डॉक्टर सिंह का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका झेली। शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक हीरे की तरह थे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव वह जौहरी थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा की गहराई को परखा और ऐसे कठिन समय में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त की, जब देश में भुगतान संतुलन का गहरा संकट था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कुशल सारथी की जरूरत थी। स्वर्गीय श्री राव ने उन्हें अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करने फ्री हैंड दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, जिसकी जकड़न में देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक कछुआ चाल से चल रही थी। डॉक्टर सिंह कम बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में गहरी सीख छुपी थी। वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते थे और जब बोलते थे तो हर सबसे कुछ सीखने को मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉक्टर सिंह से बहुत कुछ सीखा। वे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ भी हमेशा मित्र भाव रखते थे और चर्चा के दौरान सभी की बातें गौर से सुनते थे। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही वे आज भी मुझे याद हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को डॉक्टर सिंह के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनकी गहरी समझ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पल में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया था डॉक्टर सिंह ने व्हील चेयर में बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था। यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है। वे लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे। लोकतांत्रिक परंपराएं ऐसे प्रेरणादायक उदाहरणों से समृद्ध होती हैं। डॉक्टर सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अध्ययनशील, विनम्र और लोक कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रही हैं। अनेक अवसरों पर वे छत्तीसगढ़ आए। सीपत स्थित एनटीपीसी के प्लांट के लोकार्पण अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए स्मरणीय है। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा प्रेरक रहेगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये बड़ा कठिन और दुखद अवसर है कि हम सब लोग श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आज अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। आज जिस भाव को आपने प्रकट किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तरह के भाव विधानसभा में या किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष प्रस्तुत करें, ये मैंने कम ही देखा है। मेरा जीवन 45 साल का हो गया, संसदीय जीवन, और जितने सहज और सरल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम भले ही किसी अलग अलग दल के हों, मगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो उनके गुण थे
उनको हम प्रकट करें या उनको दिखाने के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो उनकी जो भावना थी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो काम करने की निष्ठा थी देश के प्रति, उसको उतने सहज भाव से आप दोनों ने प्रकट किया। मैं आपके प्रति विनम्रता पूर्वक आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज़ादी से पहले और जिन्होंने आज़ादी के समय जो हमारे बीच की पाकिस्तान हिंदुस्तान की विभीषिका थी उसको देखा और भारत के निर्माण के साक्षी रहे, और शायद उन्हीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही भी आपने देखी, लेकिन अब आपको पंजाब लिए चलते हैं जहां पर विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं। पर पिछले कुछ समय तो भावें बीटी कॉटन 1 ਤੇ 2 आ गया, पर ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਦਾ शिकार ਹੁੰਦਾ ਨਰਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 17% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਜੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਚ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 17% ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ 17 ਤੋਂ 19-20% ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। स्पीकर साहब, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ देश का, देश की जिहड़ी राजधानी वो दिल्ली आ, और देश की दिल्ली की राजधानी दे विच हुणे हुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आ, और दिल्ली की राजधानी के अंदर जिन्ने भी ऑफिस सीगे पंजाब के अंदर, सारे ऑफिसां के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो जिहड़ी आ वो सुशोभित सी। कल 2 दिन पहला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री साहब ने या मंत्री साहबान ने अपने अहुदे संभाले, अपने ऑफिस जिहड़े ने संभाले, और उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो जिहड़ी आ वो सीन तो हटा दी गई, वो ऑफिसां चों हटा दी गई। तो मैं समझदा देश के दलितां दा बहुत बड़े पद्धर ते अपमान जिहड़ा वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जदों तो भारतीय जनता पार्टी देश विच आई आ, देश के अंदर वख-वख सूबियां के अंदर दलितां दे उत्ते बड़े हमले हो रहे ने, अत्याचार हो रहे नेगे, बहुत जगह ते बलात्कार हो रहे नेगे, और देश के संविधान के नाल भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी वो छेड़छाड़ कर रही है। बहुत बड़ी एक डिबेट जिहड़ी आ वो देश के अंदर चल रही आ कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो देश का संविधान बदलना चाहती है। बहुत बड़ी मूवमेंट, बहुत बड़े सैमीनार देश के अंदर हो रहे नेगे, और उसका सबूत जिहड़ा देश की पार्लीमेंट के अंदर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पेश किया। जो डिबेट के अंदर किस तरह उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, किस तरह उन्हें बेइज्जत किया गया, ये देश के सामने आ। और उस तो बाद उस घटना का असर की होया स्पीकर साहब, उसका असर पंजाब च होया, उसका असर बहुत थावां ते होया। तुसीं देखिया कि किस तरह अमृतसर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बुत नूं तोड़न का यतन किया गया, अपमान किया गया। मैं धन्नवाद करदा हां सरदार भगवंत सिंह मान जी का, मानयोग मुख्यमंत्री साहब का, कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वो जो दोषी सीगा फड़ के उन्हें जेल च रखिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जेकर
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ जनता पार्टी रच रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपने पंजाब के विधानसभा की देखी, जहां पर विशेष सत्र जो है वो जारी है। अब इसी बीच में उत्तर प्रदेश में भी बजट सत्र लगातार जारी है, 8वां दिन आज, और क्या कुछ कार्रवाई वहां चल रही है, सीधी तस्वीरें आप देखिए। सुल्तानपुर का केस है, ये धनपतगंज थाना है, क्राइम नंबर 226/24 महिला संबंधी 296 BNS 15/12/24 को FIR होती है, 17/12/24 को चार्जशीट लगती है और 20/1/25 को डिसीजन आ गया। ये मात्र 36 दिन में केस का फैसला हो गया, 5 वर्ष के अंदर सजा हुई। और हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं, सदन का समय खराब नहीं करना चाहते, कि जिसमें 41 दिन से लेकर और 60 दिन के अंदर 9 केसेस सजा हुई, और 61 दिन से लेकर और 60 और 80 दिन में 17 केसेस सजा हुई। हमारी सरकार, इसी सरकार में, योगी सरकार में। और जो सजा का आंकड़ा है मानवर, ये देखिए 2023 में सजा हुई 302, 304 में 1654 लोगों। 2024 में केस 302, 304 में सजा हुई 1791 लोगों को, और अभी जनवरी के महीने में, केवल जनवरी 25 में 302, 304 में सजा हुई 135 लोगों। तो मान्यवर, सजा अपने आप में किसी भी मर्डर को रोकने के लिए, किसी क्राइम को रोकने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पलरी हमारे लिए संदेश है। क्योंकि सरकार में कानून व्यवस्था के बारे में अगर जीरो टॉलरेंस की बात सरकार, योगी सरकार कहती है मानवर, तो चरितार्थ किया है नीचे, और हर तरह से इस बात को रोका है। हमारे क्वेश्चन के, हम तो सोचते थे कि आप पहले पार्ट में, आप तो ज्यादा पढ़ लिख के आती है बहुत, इसलिए हम सोचते थे पता नहीं कहां से पूछा जाएगा हमसे। कई लोग मान्यवर ऐसे हैं जो काफी पढ़ लिख के आते हैं। मान्यवर, इनकी जिज्ञासा कर दी, हर पोस्टमार्टम में मान्यवर वीडियोग्राफी संभव नहीं, ये भी डॉक्टर हैं। हर पोस्टमार्टम में जहां संदिग्ध होता है, हमने आपकी व्यवस्था वो भी बता दी, जहां संदिग्ध होता है, और सरकार को किसी को छुपाने की कोई मंशा नहीं है, कोई मंशा नहीं, जहां जैसी स्थिति होती है वैसा किया जाता है। लेकिन वीडियोग्राफी भी होती है संदिग्ध परिस्थितियों में। हर क्षेत्र में 2 डॉक्टर्स, इतने डॉक्टर्स क्या है नहीं, उनके रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगती। तो ये परिस्थिति भी देख के ही व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन मंशा किसी को बचाने का नहीं है हमारे पास। देखिए, आप इंडिविजुअल केसेस के मेरे पास, मेरे पास अगर आपने पहले सवाल की बात नहीं कर रही, अगर पहले से मुझे ये जानकारी होती तो मैं उसकी रिपोर्ट मंगा लेता। इंडिविजुअल केसेस की जानकारी नहीं हो सकती ना, जी ने कोट किया है। मैं कोई इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रही हूँ, पर उदाहरण देने पड़ेंगे। मंत्री जी ने भी उदाहरण दिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दहेज की वजह से अगर 12 दिन में कोई लड़की है जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर इतनी सारी जो दलित बच्चे हैं 20 साल 30 साल में अगर उनकी मृत्यु हो गई, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई है? इसमें पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया है? क्या ये सरकार इसका जवाब नहीं देगी? मैं इंडिविजुअल केसेस का डेटा नहीं मांग रही हूँ। तो खैर, चर्चा की बात है कि आए दिन जिस तरीके से पिछड़े समाज के, दलित समाज के बच्चों की हत्याएं हो रही है, किसी की भी हत्या हो, हत्या में किसी भी आगे आने वाले जितने भी केसेस हैं, कम से कम सरकार उसमें वीडियोग्राफी कराए, पैनल ऑफ डॉक्टर्स को रखे। ऐसी जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो बच्ची 12 दिन, शादी के 12 दिन हुए, चलिए इंडिविजुअल केसेस में डॉक्टर रागिनी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न थे, अगला प्रश्न नहीं, सब लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न थे, सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है, प्लीज। प्रश्न संख्या 4, श्री पंकज मलिक। 1 मिनट, इंजीनियर सचिन। इंजीनियर सचिन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। 75 जनपद में साइबर क्राइम पुलिस थाना खोलने के बावजूद, 1900 नए पद सृजित होने के बावजूद, 14C साइट ट्रेन पोर्टल पे 23,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बावजूद,
सेंट्रल भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल खोलने के बावजूद, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बुक और प्रकाशन के बावजूद, वीकली साइबर डाइजेस्ट के प्रकाशन के बावजूद, पब्लिक प्लेसेस पर जागरूकता करने के बावजूद सर साइबर क्राइम्स हमारे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो हमारी हाल ही में मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, 16/2/25 को महिला से 13 लाख रुपए लखनऊ में ही उनके खाते से निकाल लिए, 6/1/25 में एक बुजुर्ग के खाते से 5 लाख रुपए निकले, 6/12/24 में महिला यहीं पे लखनऊ के खाते से 2 करोड़ रुपए निकले और 15/2/24 को बुजुर्ग और उसकी बहनों के खाते से 3 करोड़ रुपए निकले। ये जो रुपए खातों से निकल रहे हैं साइबर अरेस्ट के थ्रू, साइबर क्राइम के थ्रू, ये एक तरह से दिन में डकैती पड़ रही है हमारे प्रदेश की जनता के खातों में। सर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बताया अपने बजट के उस भाषण में कि 77,000 उन्होंने माना कि 77,000 केसेस रिपोर्ट किए गए और उन्होंने कहा कि हमने उसका निस्तारण भी कराया। लेकिन लोकसभा क्वेश्चन 2302 10/12/24 के बेस पर और एनसीआरबी डाटा के बेस पर हमारे 2022 में 10,000 से ज्यादा रिपोर्ट केसेस हुए हमारे प्रदेश में। लेकिन जैसा कि आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि दोष सिद्ध होना सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, दोष सिद्ध सिर्फ 1000 लोगों के हुए। सर इतना कम हमारा दोष सिद्ध करने का रेट है। हमारी जो रिपोर्टिंग है सर वो पूरे देश में नंबर 1 है। सर कर्नाटका और महाराष्ट्र हमसे पीछे छूट गए हैं, जबकि उनकी जीडीपी और उनके यहाँ जो संपन्नता है वो हमसे ज्यादा है। सर सत्र आप देख रहे थे। अब आपको हजारीबाग से इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं। नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी ने जो है वो समीक्षा बैठक की है। झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर नए नवेले कांग्रेस प्रभारी ने समीक्षा बैठक ली। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर ये बातचीत हुई है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी के राजू हजारीबाग जिला मुख्यालय में 4 जिलों यानी कि हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की गई। बात किया, उनका बात को सुना, जो मुद्दे हमारा मीटिंग में आया वो मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सभी ने कहा जो कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज जो होता है वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिस्पॉन्स अच्छी तरह नहीं मिल रहे, इसलिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम कमिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, वो कमिटी को ताकत देना और वो कमिटी द्वारा क्या प्रोग्राम्स। तो चले न्यूज़ रूम लाइव में वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।